हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अश्वनी भारद्वाज आज आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। जैसा बच्चे आप जानते हैं कि पहला जो आपका चैप्टर है 10th क्लास का वो रियल नंबर्स है। तो मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड क्लास है, तो मैथमेटिक्स के बारे में आपको कुछ बातें समझनी ज़रूरी है। मैथमेटिक्स जनरली बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसके डिफ़िकल्ट लगने के रीज़न क्या हैं? तो इसमें बेटा सबसे पहला तो ये है कि आप इस बात को ही मानना छोड़ दें कि जो मैथमेटिक्स है वो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारी लाइफ के हर पार्ट में यूज़ होता है। इसलिए मैथमेटिक्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, एक खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसको आपको समझना है। अब जो आपको मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट लगता है उसके क्या रीज़न है, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं वो जनरली पढ़ने का तरीका ये होता है आप लोगों का कि आप मार्क्स लाने के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएं। मार्क्स अच्छे लाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है वो मार्क्स लाने पे लग जाती है। तो जो हम मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ें हैं उनसे हटके मार्क्स की तरफ हमारी कंसंट्रेशन चली जाती है। तो आप मैथमेटिक्स की बेसिक बातों को समझें, जो लॉजिक्स हैं मैथमेटिक्स के उनको समझें, बाकी तो मार्क्स तो आपके अच्छे आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये, आप मैथमेटिक्स को जो स्टडी करें वो मार्क्स लाने के लिए ना करें, उसकी ब्यूटी को समझने के लिए करें। दूसरा कि मैथमेटिक्स आपको डिफ़िकल्ट लगता क्यों है। मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट लगने का रीज़न जो है वो ये है कि जो मैथमेटिक्स है वो कोई एक चीज़ नहीं है, वो छोटे छोटे फॉर्मूलेज, टॉपिक्स और चैप्टर्स से मिलके एक मैथमेटिक्स बना है। अब आपको कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी चीज़ नहीं आती है, लेकिन आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे तो मैथमेटिक्स नहीं आता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों का जो शुरुआत होती है, जैसे जब हम फ्रैक्शंस करते हैं तो फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन को हम एलसीएम से करते हैं। अब मान लिया बच्चों को एलसीएम ही नहीं आता, जब एलसीएम नहीं आता तो वो फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फ्रैक्शन नहीं आता, उसको बेसिकली एलसीएम में प्रॉब्लम है। अगर एलसीएम आ जाएगा तो पूरा फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक के साथ यही बात होती है कि एक छोटा सा पोर्शन ना आने की वजह से हमें वो पूरा का पूरा टॉपिक या चैप्टर या फिर पूरा मैथमेटिक्स ही टफ़ लगने लगता है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैथमेटिक्स किसी को भी डिफ़िकल्ट लगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, उसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। तो चलिए, ये कुछ मेरी टिप्स थी, क्योंकि आपको बोर्ड क्लास में अपीयर होना है। इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं रियल नंबर्स। अब जैसा आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, तो बेटा हम लोगों को पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि नंबर्स के बारे में भी हमारा बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर मैं किसी से भी पूछता हूँ, कहीं भी पूछता हूँ, इवन कि इंटरव्यूज़ में टीचर से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ अ नंबर, तो वो भी आंसर ये दे देते हैं, नंबर इज़ 1 2 3। यहाँ थोड़ी सी बात हमें समझनी है, नंबर 1 2 3 है या क्या है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लिया हमारे सामने दो कंटेनर हैं और मैं आपसे पूछूं कि किस कंटेनर के अंदर बॉल ज़्यादा हैं, तो आप कोई भी देख के बता देगा कि सेकंड कंटेनर के अंदर बॉल ज़्यादा है। एक और एग्ज़ाम्पल से समझें, जैसे कि ये बॉटल्स हैं और इसमें पूछा जाए कि किस बॉटल में पानी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली आप कह देंगे फर्स्ट बॉटल में पानी ज़्यादा है। यहाँ पर हमें लाइफ की इन सिचुएशंस में हमें कहीं भी मैथमेटिक्स के किसी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं बेटा आप लोगों से पूछूं कि फर्स्ट कंटेनर में सेकंड कंटेनर से कितनी बॉल ज़्यादा है, या फिर फर्स्ट बॉटल में सेकंड बॉटल से कितना पानी ज़्यादा है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होनी शुरू होगी। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि हमको कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे हम कंपैरिजन कर सकें। आज तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि इसमें हम बॉल्स को काउंट कर लेंगे, या इसके हम पानी को मेज़र कर लेंगे कि कितना इसमें मिलीलीटर है, इसमें कितना मिलीलीटर है। लेकिन मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, उस समय से कंपेयर कर रहा हूँ जब हमारे पास काउंटिंग थी नहीं,
जब हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं था, जब हमारे पास मेजरिंग यूनिट्स नहीं थी, हमको नहीं पता था, हमको 1 2 3 भी नहीं पता था। तो तब एक लॉजिक, एक आइडिया डेवलप किया गया कि हम किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को 1 कहें। जैसे कि एक पर्टिकुलर लेंथ को हमने 1 कहा, अब वो 1 मीटर हो सकती है, बड़ी को थोड़ा 1 मीटर कह दिया, उसका जो है 100th पार्ट को हमने 1 सेंटीमीटर कह दिया। इसी तरीके से हमने जब वेट की यूनिट्स मेज़र करी तो एक पर्टिकुलर हमने क्वांटिटी को 1 kg कहा और उसके 100th पार्ट को हमने 1 ग्राम कह दिया। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले 1 को डिफ़ाइन करा। तो 1 का डिफ़ाइन होना ज़रूरी था। तो जब हमने 1 को डिफ़ाइन करा तो ये जो आइडिया है, जिस आइडिया से हमने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को 1 कहा, उसको हमने नंबर कहा। तो नंबर क्या है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो मैंने लिख रखी है कि ये एक आइडिया है। द आइडिया टू गिव अ पर्टिकुलर क्वांटिटी एज 1 इज़ अ नंबर, राइट। तो ये जो 1 की इन्वेंशन है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैथमेटिशियंस के लिए था। और आज आप जानते हैं कि जितने भी मेज़रमेंट्स हैं वो हम सब 1 2 3 के बेस पर करते हैं, क्योंकि हमें मेज़र करने के लिए एक क्वांटिटी जिसको हम 1 कहते हैं, फिर 1 का ट्वाइस 2 हो गया, 1 का थ्राइस 3 हो गया, और एक यूनिट कह देते हैं कि इतनी बड़ी लेंथ को 1 मीटर या इतनी बड़ी लेंथ को 1 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो नंबर ने हमको एक वो आइडिया डेवलप किया जिससे हम किसी भी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा अचीवमेंट मैथमेटिक्स के लिए हुआ। अब जो हम 1 2 3 कहते हैं, जो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए 1 2 3, तो ये हमने उन नंबर्स को फिर सिंबलाइज़ किया, पिक्चराइज़ किया। तो जब हमने नंबर्स को पिक्चराइज़ किया, ये सिंबलाइज़ किया, उनको हमने न्यूमेरल्स कहा। ये बेसिकली नंबर और न्यूमेरल में डिफरेंस है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है, जो हमारा सिंबलाइजेशन है नंबर्स का, उसको हम न्यूमेरल कहते हैं। और ये हर सिविलाइजेशन में अलग अलग रहा। जैसे रोमन सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ते हैं, रोमन्स के, तो हम आई से फिर 2 टाइम्स आई, 3 टाइम्स आई, फिर आई वी 4, फिर वी को हमने 5 कहा, एक्स को हमने 10 कहा, एल को हमने 50 कहा, सी को हमने 100 कहा। इस तरीके से हम रोमन न्यूमेरल्स, इसलिए उनको कहा रोमन न्यूमेरल्स, रोमन नंबर नहीं कहा। कहीं रोमन नंबर कह रहे हैं तो वो गलत बात है, क्योंकि नंबर तो सभी सिविलाइजेशन के लिए एक ही है, वो तो आइडिया है, लेकिन उसको पिक्चराइज, उसको लिखने का तरीका हर सिविलाइजेशन में अलग अलग रहा, इसलिए उनको हमने न्यूमेरल्स कहा। तो ये बेसिक डिफरेंस है नंबर्स में और न्यूमेरल्स में, क्योंकि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको नंबर के बारे में बेटा पता होना चाहिए। अब जैसे जैसे हमारी सोसाइटी की नीड बढ़ती चली गई, तो नीड के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर इंट्रोड्यूस करने लगे। और मेज़रमेंट के लिए जब हमने बहुत तरीके के डिफरेंट टाइप के नंबर्स इंट्रोड्यूस कर लिए, जो अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो वो एक सिस्टम डेवलप हो गया, एक सिस्टम डेवलप हुआ जिससे हम मेज़रमेंट कर सकें, नंबर्स का सिस्टम। इसलिए उसे हमने नंबर सिस्टम नाम दिया। तो इस नंबर सिस्टम में जैसा हमने पढ़ा, सबसे पहले हमारी जो नीड है वो नीड हुई हमारी काउंटिंग की, इसलिए हमने उन्हें नेचुरल नंबर कहा, क्योंकि नेचर में जो काउंटिंग है वो सबसे पहले आई, इसलिए उनको हमने नेचुरल नंबर कहा। अब उसके बाद एक देखिए, मैंने एक नीड क्रिएट करी है, इस तरह की कुछ नीड्स आई होंगी सोसाइटी में। हम धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइज्ड होता गया मैन, वैसे वैसे उसकी नीड्स बढ़ती गई। तो देखो, जैसे ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच पे 5 बर्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं, उसमें से 3 बर्ड्स उड़ गई, तो कितनी रह गई? 2 रह गई। उसके बाद वो 3 भी उड़ गई, अब कितनी रह गई? उसके लिए हम क्या लिखें? तो अब उसके लिए हमें लगा कि नहीं भाई, एब्सेंस के लिए भी हमारे पास एक नंबर होना चाहिए। अब तक हम प्रेजेंस के लिए नंबर ला रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एब्सेंस के लिए भी एक नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो एक नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, 0। तो 0 जब नेचुरल नंबर के साथ इंट्रोड्यूस हुआ तो हमने उनको होल नंबर्स कहा। जैसे आप जानते भी हैं, होल कंप्लीट के लिए यूज़ करते हैं। तो उस समय मैथमेटिशियंस को, एजुकेशनिस्ट को लगा होगा कि अब हमारी सारी नीड पूरी हो गई, हर एक सिचुएशन के लिए हमारे पास एक नंबर आ गया, इसलिए हमने उनको होल नंबर कहा गया होगा।
तो होल नंबर्स में 0 आ गया, नेचुरल नंबर्स में केवल 1 2 3 4 हैं। इसके बाद देखिए हमारी नीड आगे बढ़ती चली गई। जैसे आप इसमें देखें कि एक बच्चा है, वो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ ओरिजिन लिखा हुआ है, इससे अगर वो राइट साइड में चल रहा है 5 किलोमीटर और लेफ़्ट साइड में भी 5 किलोमीटर चल रहा है, तो दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो इक्वल है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 5 लिखूं तो आपको 5 से कैसे पता चलेगा कि ये राइट साइड में चला है या लेफ़्ट साइड में चला है? इसका मतलब लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहाँ पर कि हमें डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी। तो हम मैथमेटिक्स में इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये डिस्टेंस है। लेकिन जैसे भी हमने पीछे एग्जांपल लिया था कि वेट वाली चीज़ों में हम किसी और तरह की यूनिट यूज़ करते हैं, ग्राम करते हैं, तो हमने मैग्नीट्यूड एक सबके लिए कॉमन वर्ड यूज़ करा, चाहे फिर वो लेंथ हो, चाहे वो वेट हो, चाहे वो लिक्विड की क्वांटिटीज़ हों। तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में भी मैग्नीट्यूड 5 है मतलब। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया कि एक के आगे पॉजिटिव का साइन लगाया और एक के आगे नेगेटिव का। तो ध्यान रखें, जब हम +5 लिखते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं उसके आगे, तो वो पॉजिटिव जो है वो डायरेक्शन को शो करता है। अच्छा, अब इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन है? वैसे बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन है। मान लिया पॉजिटिव ईस्ट है तो नेगेटिव वेस्ट होगा, और पॉजिटिव वेस्ट है, पॉजिटिव ईस्ट है, नेगेटिव ईस्ट है तो पॉजिटिव वेस्ट होगा। पॉजिटिव अप है तो नेगेटिव डाउन होगा, और नेगेटिव अप है तो पॉजिटिव डाउन होगा। लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स में कुछ स्टैंडर्डाइजेशन बनाए जाते हैं। जैसे हमने जब नंबर लाइन बनाई तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट जिसे यहाँ ओरिजिन से दिखा रखा है, उसके राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे उनको पॉजिटिव कहा जाएगा, मतलब राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव से डिनोट करा और लेफ़्ट को नेगेटिव से करा। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि भाई माइनस प्लस माइनस क्यों होता है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या माइनस माइनस प्लस क्यों होता है? तो इसका एक सिंपल सा यही रीज़न है बेटा कि जो नेगेटिव है वो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। अब जैसे मान लिया आप 5 के आगे आपने माइनस लगा दिया या पॉजिटिव के आगे माइनस लगा दिया, तो वहाँ नेगेटिव शो कर रहा है कि पॉजिटिव की ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पॉजिटिव की ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव नेगेटिव मतलब ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव, तो ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि दो ही डायरेक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसलिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव इज नेगेटिव। नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव इज नेगेटिव एंड ऑपोजिट ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव इज नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव जब पॉजिटिव के आगे लगेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और जब नेगेटिव नेगेटिव के आगे लगेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। तो जब डायरेक्शन आई तो हमें एक नए नंबर इंट्रोड्यूस करने पड़े। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंटीजर्स हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस भी आप समझ लें कि अगर मैं 2 कहता हूँ कि 2 एक नेचुरल नंबर है और 2 एक इंटीजर है, या 5, जैसे मैंने यहाँ 5 का एग्जांपल ले रखा है कि 5 एक नेचुरल नंबर भी है और पॉजिटिव 5 इंटीजर है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यही है कि जब 5 नेचुरल नंबर होगा तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन जब 5 इंटीजर होगा तो उसमें एक डायरेक्शन भी होगी। इसलिए इंटीजर लिखने के लिए वैसे तो हम 5 ही लिख देते हैं, लेकिन जहाँ हमें ये स्पेसिफाई करना पड़े कि ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो वहाँ हमें इसके आगे पॉजिटिव साइन लगा देना चाहिए। तो इसके बाद आप देखते हैं नई नई सिचुएशंस लाइफ में आती गई। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई होंगी जहाँ हम पूरा नहीं दे सकते। जैसे मैं टीचर्स को बताता हूँ कि इस तरीके के एग्जांपल्स आप दें क्लास में कि मान लिया एप्पल हैं, तो एक फैमिली में मान लिया 2 बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स 2 एप्पल हैं तो 1 दे देंगे, 4 एप्पल हैं तो 2 दे देंगे। लेकिन मान लिया 3 एप्पल्स हैं तो 2 स्टूडेंट्स में, 2 बच्चों में, 2 चिल्ड्रन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो उसके लिए उस पर चाकू लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो जो कटा हुआ पार्ट है या जो काटने के बाद बच गया उसको हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिक्स में उस नंबर को डिफ़ाइन करने की भी एक सिचुएशन आई जिसे हमने फ्रैक्शन कहा। आपने फ्रैक्शन छोटी क्लासेस में पढ़ाई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ 1
का मतलब है होल, फिर 1/2 का मतलब क्या गया, अगर 1 के 2 इक्वल पार्ट्स करें तो 1 पार्ट को हम 1/2 कहेंगे। इसी तरह से 1/4 के केस में जब 1 के 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इज़ 1/4। इसी तरह से 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इज़ 3/4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम फ्रैक्शंस को डिफाइन करते हैं। और जब फ्रैक्शंस में डायरेक्शन हो जाती है, जैसे नेचुरल नंबर थे लेकिन जब डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो इंटीजर्स आए, इसी तरह जब हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स में डायरेक्शन होती है तो हम उसे रैशनल नंबर कहते हैं। मैथमेटिकली रैशनल नंबर को हम इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में लिखते हैं। ये मैंने आपको दिखा रखा है। पहले बच्चे इसको ऐसे ही समझें। जनरली हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, उससे थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिकल भाषा, मैथमेटिकल जो लैंग्वेज है, बच्चे उसके हैबिचुअल नहीं होते, वो इंग्लिश के हैबिचुअल होते हैं। इसलिए पहले हम इंग्लिश में समझें कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाना चाहिए। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर इज डिफाइंड एज अ रेशनल नंबर। इंटीजर जो इस बार से ऊपर वाला है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो बार के नीचे वाला है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और इसमें डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में ये है। अब इसे मैथमेटिकली समझें। मैथमेटिकली अब आपको समझ में आ जाएगी। हमने ऊपर वाले इंटीजर को p कह दिया, नीचे वाले इंटीजर को q कह दिया, तो हमने कहा अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, या विच इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, जिसे एक्सप्रेस किया जा सके। क्योंकि अगर हम जब ये कहते हैं कि जो नंबर इस फॉर्म में है वो रेशनल नंबर है, तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन हमारी गलत मानी जा सकती है। क्योंकि जब 3 आएगा, जैसे 3 है तो 3 तो इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में है नहीं, लेकिन उसे लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो 3 इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट 3 कैन बी एक्सप्रेस, 3 इज़ एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, क्योंकि उसे 3/1 लिखा जा सकता है, 5 को 5/1 लिखा जा सकता है, 0 को 0/1 लिखा जा सकता है। तो जब हम p अपॉन q, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं और कहते हैं कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो बच्चों के दिमाग में एकदम से एक पॉइंट आता है कि इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो रेशनल नहीं होगा, तो जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं ना कि कोई चीज़ सच नहीं है तो झूठ है, झूठ नहीं है तो सच है। हम 2 ही चीज़ें जानते हैं, ट्रू फॉल्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू हम नहीं ऑब्टेन कर सकते। क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते, ये मैं किसी और वीडियो में आपको जब नंबर के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें बताऊंगा तब हम उसे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम यही मानेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट तो वो नंबर ही नहीं है। तो जब वो नंबर ही नहीं है तो उसे नेचुरल नंबर भी नहीं कह सकते, इंटीजर भी नहीं कह सकते, रेशनल भी नहीं कह सकते, कुछ और भी नहीं कह सकते। इसलिए आप ये ना समझें कि जिसका डिनोमिनेटर 0 होता है वो इर्रेशनल है। इर्रेशनल कुछ डिफरेंट नंबर है, आगे हम अभी आपको बताएंगे। तो रेशनल नंबर हमने समझ लिए। इसके बाद देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं। 2/7, -5/3, 6/-4। ये दिखा रखा है कि इंटीजर दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक नेगेटिव हो सकता है, और न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। हमने यहाँ लिखा भी है y2/0 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। आप समझ गए होंगे, मैंने आपको इसका रीज़न समझा दिया है कि डिनोमिनेटर 0 होने पर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे करते हैं पहले वो समझें। जैसे एक रेशनल नंबर है 17/2, तो हम 2 को 17 से, जैसे छोटी क्लासेस में हमने ये डिवीज़न समझा रखा आपको, राइट साइड में डिवाइड करके 8.5 आ गया। तो ये जो 8.5 आया है ये हमारा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हम इसको 8.5 लिख रहे हैं। तो 2 ही तरीके के हमारे, जब हमने इनको डिवाइड करा तो हमने देखा एक कैटेगरी है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है बेटा, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना। तो जब हमने 17 को 2 से डिवाइड करा तो ये डिवाइड होने के बाद हमारा रिमाइंडर आपको दिख रहा है 0 आ गया है। ऐसे रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, जिनका डेसिमल लास्ट में टर्मिनेट हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। आप देख रहे हैं 8.5 पर ये रुक गया। इसी तरह
4583 को जब हमने 5 से डिवाइड करा तो ये 916.6 पर आकर रुक गया, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। इसलिए हम इनको कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं। ऐसे ही 1107/8 इज़ 138.375। कहीं भी जाके वो कितने भी डिजिट के बाद जाके कहीं ना कहीं एंड अगर हो गया हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसके आगे आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग आगे रिपीटिंग भी लिखा है। ये बड़ा कॉमन, आप छोटी क्लास में 10/3 को करते हुए आए हैं जो 1.333 हो जाता है। तो इसमें जो भी डिजिट रिपीट होती है, एक डिजिट रिपीट हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब बंच ऑफ डिजिट्स भी रिपीट हो सकता है। तो जितना बंच रिपीट होगा उसके आगे उसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे। इस बार का मतलब है जैसे यहाँ 1.3 बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 123/7 में जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 17.571428, फिर 571428। तो ये जो डिजिट्स जो हमने रेड से वो कर रखी है, रेक्टेंगल में बना रखी है, तो ये 571428 जो है ये बंच ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है, इसीलिए इसके ऊपर बार लगा दिया। तो ये कभी एंड नहीं होगा। एंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रिपीट होने लगा। तो हमने देखा कि जो रेशनल नंबर हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग, मतलब जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जिनका डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, ये वाले टर्मिनेटिंग हैं, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के रेशनल नंबर होते ही 2 टाइप के हैं। लेकिन हमको एक तीसरी कैटेगरी भी समझ में आ रही है, आपको बोलने से भी समझ में आ रही होगी मेरे। एक तो हो गए टर्मिनेटिंग, और जो टर्मिनेट नहीं हुए वो रिपीट हो गए। लेकिन एक डेसिमल हमें ऐसा भी मिलता है जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। वो कौन से हैं? जिन भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 है, 2 2 4, 9 का 3 3 9 है, 16 का 4 है, 25 का 5 है, 121 का 11 है, इस तरीके से 625 का 25 है। लेकिन इनके जो जिनके परफेक्ट नहीं है, जैसे 2 का अंडर रूट नहीं है परफेक्ट, 3 का अंडर रूट नहीं है, 5 का नहीं है, 6 का नहीं है, 7 का नहीं है, 8 का नहीं है, ये सब हमारे, जब हम इनको, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप इसे करके देखो। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, अंडर रूट 2 जो है ये हमारा 1.41421 ऐसे ये चलता रहेगा, ये कभी एंड नहीं होगा। हमने इसको 1000 डिजिट, 1 लाख डिजिट तक निकाला तो ये ना तो कहीं जाके एंड हुआ और ना ही रिपीट हुआ। अब रिपीट का मतलब ये मत समझना बेटा जैसे यहाँ हमने कहा 1.414 फिर से आ गया, नहीं, 4 नहीं, फिर ये 414141 यही रिपीट होता है या तो। अब आप इसमें देख रहे होंगे 41 के बाद क्या आ गया, 42 आ गया। तो कोई भी एक डिजिट या बंच ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं है। तो जब रिपीटेशन नहीं होगा तो वो एंड ही नहीं होगा कभी। इसलिए हम इनके आगे जब लिखते हैं अंडर रूट 2 इज़ 1.414 के आगे डॉट 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 लगा देते हैं। तो जब डॉट 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 लगा दिया इसका मतलब वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और ये कैटेगरी हमारी इर्रेशनल नंबर कहलाती है। इसमें कुछ और भी नंबर हैं, जैसे पाई है। पाई आप सर्कल का एरिया और पेरीमीटर निकालने में यूज़ करते हैं। उसकी भी वैल्यू हमारी कभी एंड नहीं होती। आप कहेंगे सर हमने तो 3.14 पढ़ी है, तो 3.14 इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। कैलकुलेशन करने के लिए हम इसकी वैल्यू 3.1 या 3.4 या और एक्यूरेट चाहिए तो 3.41 या 3.415 ऐसे जैसे आपको ही दिख रही है। हम डेसिमल आगे बढ़ाते रहेंगे जितनी एक्यूरेट चाहिए, लेकिन ये कभी एंड नहीं होगी। एक क्वेश्चन बड़ा जनरल पूछा जाता है, टीचर से भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7, या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 3.14। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, जबकि 22/7 या 3.14 ये हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। वो पाई इरेशनल है और 3.14 या 22/7 रेशनल होते हैं। ये डिफरेंस है, क्योंकि 3.14 में डेसिमल टर्मिनेट हो गया और 22/7 इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म का हो गया। तो ये
रेशनल नंबर हैं 22/7 भी और 3.14 भी, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से सीनियर क्लासेस में आप एक ई नंबर पढ़ेंगे जिसकी वैल्यू 2.71812 ऐसे 2.7 हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं या कह देते हैं 2 और 3 के बीच में होती है, जैसे इसकी पाई की 3 और 4 के बीच में होती है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया बेटा, है ना। तो अब ये सारे नंबर, चाहे हम नेचुरल नंबर कहें, होल नंबर कहें, इंटीजर कहें, रेशनल कहें या इरेशनल कहें, इन सभी की वैल्यू हमें मालूम है, हम निकाल सकते हैं। और जिसकी वैल्यू हमें मालूम है उसे हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जिस नंबर की वैल्यू हमें नोन है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। तो जितने भी ये हम कहेंगे रेशनल और इरेशनल मिला के हमारे रियल हो गए। रेशनल और इरेशनल क्यों कहा मैंने? क्योंकि रेशनल के अंदर सारे इंटीजर्स आ गए, हर एक इंटीजर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर सारे इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आ गए और सारे होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आ गए। इसलिए अगर हम रेशनल भी कहें तो रेशनल में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स कवर हो जाते हैं, और इरेशनल नंबर अलग कैटेगरी है। इसलिए रेशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनते हैं। रेशनल को भी और इरेशनल को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन हमारा रियल नंबर्स का हुआ। इस लेक्चर में हमने आपको बताया बेटा कि नंबर क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप के नंबर हमने डिस्कस करे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में हमने आपको 2 कैटेगरी बताई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास में भी था ये और 10th क्लास में भी है। और फिर इरेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे और रियल नंबर के चैप्टर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बेटा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।